प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी पहुंचेंगे, जहां वो करीब 2 बजे 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं। इस कार्यक्रम का मकसद है तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव मनाना। गौरतलब है कि देश के दोनों राज्य प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र रह चुके हैं। काशी में दोनों राज्यों के सांस्कृतिक विरासत की एक कहानी है, जहां हथकरघा, हस्तशिल्प और पुस्तकें, कई ऐसी चीजों को जोड़ करके एक बड़ी प्रदर्शनी भी लगाई गई है, ताकि आम लोग समझ सके कि दोनों कल्चर्स में क्या सिमिलैरिटी है, क्या समानता है और जो विविधता है वो कितनी खूबसूरत है। तमाम चीजों को समझाने के लिए 1 महीने तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का उद्घाटन तो होगा ही, और दक्षिण की जनता और दक्षिण से आए तमाम मेहमान काशी में रहेंगे, काशी को देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए आपको बताएं काशी वाले कैसे दिल खोल करके इंतजार कर रहे हैं कि दक्षिण से जो मेहमान आए उनका स्वागत करें। काशी वालों का अपना एक अंदाज है, और ऐसी के मद्देनजर जो तैयारियां हैं उससे जुड़ी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अगवानी करेंगे, उद्घाटन करके जाएंगे इस तमिल संगमम का, जहां संगम है 2 संस्कृति का। दोनों ही संस्कृति देखने में अलग सी लगती हैं, बहुत भाषाई अंतर दिखाई देता है, लेकिन उनका समागम कैसा होगा ये देखने और समझने के लिए 80 घाट आपको लिए चलते हैं, जहां काशी वाले भाषा भले न जाने, लेकिन कहते हैं ना कि प्रेम की भाषा हर कोई समझता है। सांस्कृतिक विरासत साझा करने के लिए तैयार रहते हैं काशी वाले। आइए सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी नीतीश का 80 घाट पर मौजूद हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि 80 घाट पर नीतीश हम सभी ने देखा है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और काशी वाले कहीं ना कहीं इंतजार में रहते हैं कि बाहर से आए मेहमान को खुले दिल से उनका स्वागत किया जाए। इस बार कैसी छटा है? संगीत से स्वागत की तैयारी है और संगीत गाए जा रहे हैं, और इसके साथ ही आपको बता दें स्नेहलता कि जो तमिल मेहमान है वो पधार चुके हैं काशी में, और काशी की जो सुबह है वो संगीत के साथ शुरुआत कर चुकी है अपने स्वागत गीतों का। और तमिल मेहमानों का स्वागत करने के लिए काशी के सांसद स्वयं यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो मासूम जी, स्वागत गीत कैसे? हर देश हमारा अमर रहेगा, हाँ देश हमारा अमर रहेगा, भेष हमारा अमर रहेगा, देश हमारा अमर रहेगा, भेष हमारा अमर रहेगा। तमिलनाडु चाहे काशी, काशी काशी, स्वागतम 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 स्वागतम। देश हमारा अमर रहेगा, देश हमारा अमर रहेगा, तमिलनाडु चाहे काशी, काशी काशी, हाँ स्वागतम 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 स्वागतम। कहना है काशी में मेरे सिवा विराजे, तमिलनाडु मीनाक्षी जी, काशी में मेरे सिवा विराजे, तमिलनाडु मीनाक्षी जी। रामेश्वर में लहरे पताका, बोले सब अविनाशी जी, रामेश्वर की लहरे पताका, बोले सब अविनाशी जी। तमिलनाडु चाहे काशी, तमिलनाडु चाहे काशी, काशी काशी, हाँ स्वागतम 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 स्वागतम, हाँ स्वागतम 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 स्वागतम। विषय खास है, सांसद भी आ रहे हैं काशी के, प्रधानमंत्री भी हैं, और काशी उनसे बहुत प्रेम करती है, और आज तो वो मेहमानों के मेजबान रहेंगे। तो उसके लिए कौन से गीत है मासूम जी? हम उनके लिए एक ही कहेंगे, चीज कहेंगे कि कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, हाँ कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। देखिए मोदी जी हर जगह अपने तरीके से सबकी मेजबानी करते हैं और देश को कुछ ना कुछ नई चीजें देने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग जहाँ पर 80 घाट है, 80 घाट को आप देख रहे हैं कि कितना ऐतिहासिक काम हुआ है। हो मोदी जी आए, विकास को लाए, हो
चाहे काशी हो भैया, हर हर बम बम बोल दिए। ओ तमिलनाडु चाहे काशी हो भैया, हर हर बम बम बोल। भी हर हर बम बम बोल रहे हैं, लेकिन सरिता जी आपके पास भी कुछ गीत हैं, कुछ लाइनें हैं, कौन सी हैं? मोदी जी काशी में आए सुस्वागतम, मोदी जी काशी में आए सुस्वागतम, मोदी जी काशी में आए सुस्वागतम, मोदी जी काशी में आए सुस्वागतम। राम राज लाए, देश का विकास लाए, देश के नाज आए हो। राम राज लाए, देश में विकास लाए, देश के नाज आए हो। मोदी जी काशी में आए सुस्वागतम, मोदी जी काशी में आए सुस्वागतम, मोदी जी काशी में आए सुस्वागतम, मोदी जी काशी में का स्वागत हर कोई कर रहा है, लेकिन कुछ और ऐसे गीत हैं जो बिल्कुल, कि अब काशी और तमिल बिल्कुल उन गीतों जिस को तरह सजो से करके आज रखिएगा ये और उन छोटे गीतों थिएटर को मैदान काशी में के बहुत 80 बड़े घाट की आबो हवा में ऐसे ही घुलने दीजिएगा। नीतीश, आपका शुक्रिया। मेरठ की बात करते हैं, क्योंकि उपचुनाव को लेकर के महिलाओं को निकाय चुनाव मजबूती से आरएलडी लड़ाएगी। देखिए, आरएलडी की एक तरफ तैयारी उपचुनाव को लेकर, तो दूसरी तरफ निकाय चुनाव पर भी नजर है। महिलाओं को राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाई जाए कैसे, इस पर जयंत चौधरी का फोकस है। पार्षद चुनाव लड़ने वाली महिलाओं के संपर्क में आरएलडी। पार्षद चुनाव लड़ने वाली महिलाओं के लिए मिस्ड कॉल नंबर जारी कर चुकी है आरएलडी। ये नंबर फ्लैश कर रहा है स्क्रीन पर, 8527888807। ये नंबर जारी किया आरएलडी ने। महिला उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष अलावत को ये जिम्मेदारी दी गई है। निकाय चुनाव में भी पूरी मजबूती से लड़ेगी आरएलडी। जहां खतौली उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में प्रत्याशी तो हैं ही, लेकिन अब नजर आरएलडी की निकाय चुनाव पर, और निकाय चुनाव में भी महिलाओं की भागीदारी पर। यह बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी आरएलडी की ओर से। किस तरीके का इंपैक्ट होगा, ये समझने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी सनुज से। सनुज, ये बताइए कि महिलाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए, पार्षदों के एप्लीकेशन लाने के लिए मिस्ड कॉल का ये सहारा लिया गया है। किस तरीके की स्ट्रैटेजी दिखाई देती है ये? हाँ, देखिए, स्ट्रेटजी बिल्कुल एकदम साफ है कि जयंत चौधरी जहां उपचुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक रहे हैं, वहीं जो उनकी दूसरी नजर है वो निकाय चुनाव पर है। और ये साफ हो जाता है कि राष्ट्रीय लोकदल निकाय चुनाव भी बड़ी मजबूती से लड़ने जा रहा है। लेकिन इस बार एक निकाय चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से जो बदली हुई तस्वीर नजर आएगी वो ये आएगी कि राष्ट्रीय लोकदल का इस बार महिलाओं पर बड़ा फोकस है। और महिलाओं को राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, उनको राजनीति में आगे आने के लिए जो राष्ट्रीय लोकदल है पूरी मजबूती से मैदान में रहेगी। इसके लिए बाकायदा जो राष्ट्रीय लोकदल है, राष्ट्रीय लोकदल ने यहाँ राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीषा अहलावत को जिम्मेदारी दी गई है। और जो राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीषा अहलावत है वो महिलाओं से संपर्क करेंगी, जगह जगह उनको लेकर जनसभाएं भी होंगी, महिलाओं के बीच भी मनीषा अहलावत लास्ट टाइम लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा लेकर के कांग्रेस आई थी, उसका रिस्पांस तो हमारे आपके सामने है। लेकिन अब आरएलडी की स्ट्रैटेजी महिलाओं को लेकर के कितनी कारगर निकाय चुनाव में होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। शुक्रिया सनुज जानकारी के लिए। बात करते हैं जहां खतौली उपचुनाव में जीत के लिए जयंत चौधरी ने सुपर 21 प्लान तैयार किया है। सुपर 21 प्लान क्या है? तो खतौली में रालोद के 8 विधायक और बड़े नेताओं ने डेरा डाला हुआ है। रालोद मुखिया जयंत चौधरी 21 नुक्कड़ सभाएं करने वाले हैं। जयंत 20 नवंबर को 11 तो 21 नवंबर को 10 नुक्कड़ सभा करेंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से खतौली में यूपी के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, प्रदेश महामंत्री एमएलसी अनूप गुप्ता चुनाव प्रचार के मैदान में उतरेंगे। वो आज खतौली पहुंच भी जाएंगे। कई गांव में जनसंपर्क कर बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के पक्ष में वोट अपील करेंगे। तो दोनों ही पार्टियों की ओर से जहां जयंत चौधरी की आप बात करें तो सुपर 21 प्लान लेकर के आए हैं। 20-21 तारीख को ताबड़तोड़ 21 नुक्कड़ सभाओं में वो शामिल होंगे और वोट अपील करेंगे। उसका खाका बनकर के तैयार हो चुका है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी अब अपने दिग्गजों के सहारे चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतर चुके हैं जितिन प्रसाद। और इसके बाद ये माना जा रहा है कि यहां पर भी जिस रणनीति के तहत जहां जहां जनसभाएं होनी है वहां पर उनकी मौजूदगी देखी जाएगी। लेकिन जयंत चौधरी को लेकर के सुपर 21 प्लान सामने आया है। 21 नुक्कड़ सभाएं करनी है 2 दिन के भीतर, यानी ऐसे प्लान किया गया है नुक्कड़ सभाओं को कि बैक टू बैक 10 नुक्कड़ सभाएं एक दिन होंगी। तो 11 नुक्कड़ सभाएं करेंगे जयंत चौधरी 21 तारीख को। और ये दोनों नुक्कड़ सभाएं क्या विजय तिलक
का सबब बनेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा, खतौली की जनता बताएगी। लेकिन तैयारी रणभूमि में किस तरीके से सभी दिग्गज अपने अपने दमखम के साथ उतरे हुए हैं, इसका अंदाजा आप लगाइए कि ताबड़तोड़ रैलियां होंगी, ताबड़तोड़ सभाएं होंगी, तो ताबड़तोड़ यहाँ पर नुक्कड़ सभाएं होंगी। आरएलडी की स्ट्रैटेजी है नुक्कड़ सभाओं के जरिए जनता के दिलों में पैठ करना, लोगों को यह विश्वास दिलाना कि खतौली की जनता आरएलडी पर विश्वास करे तो इसी में उनका भला है। यही समझाने के लिए 21 नुक्कड़ सभाएं जयंत चौधरी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं। तो वहीं बीजेपी अपने तरीके से चुनाव लड़ती है, छोटा बड़ा हर एक चुनाव वहां एक ही तरीके से लड़ा जाता है, वो है अपना 100% देना। दिग्गज उतरते हैं मैदान में और वोट अपील करते हैं। आज इसी के तहत पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद पहुंच चुके हैं खतौली। विधानसभा अध्यक्ष और सांसदों के बीच का मामला सीएम तक पहुंच चुका है। आपको बताएं, दोनों सांसदों ने मुख्यमंत्री योगी को चिट्ठी लिखकर पूरे प्रकरण से अवगत कराया और विरोध के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठक में शहर के 10 में से 8 विधायक शामिल हुए हैं। दोनों सांसदों के बीच विवाद बढ़ने पर थोड़ा अलग थलग पड़ने की संभावना जताई जा रही है। सतीश महाना को लेकर दोनों भाजपा सांसद अपने रुख पर अड़े हुए हैं। देखिए, ये पूरा मामला शुरू होता है। सतीश महाना कानपुर में विधायकों की एक बैठक बुलाते हैं। साफ सफाई और व्यवस्थाओं के मद्देनजर ये बैठक होती है, लेकिन इस बैठक में नहीं शामिल होने के लिए एक चिट्ठी सामने आती है। 2 बड़े नाम हैं ऐसे बीजेपी के जो इस वक्त अड़े हुए हैं, लेकिन इन दोनों की चिट्ठी सीएम के पास पहुंची है। अभी क्या चल रहा है कानपुर में, समझते हैं हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी से। रतीश, अभी क्या चल रहा है, आज के दिन क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तो सियासी दिग्गज फिलहाल उलझे हुए हैं एक दूसरे को सियासी पटकनी देने के लिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं सतीश महाना एक तरफ, और दूसरी तरफ हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद सत्यदेव पचौरी। सत्यदेव पचौरी के साथ में देवेंद्र सिंह भोले हैं जो अकबरपुर से सांसद हैं, और दोनों ने मुख्यमंत्री से ये शिकायत की है कि इस तरीके की बैठक लेने का कोई अधिकार सतीश महाना के पास नहीं है। हालांकि सतीश महाना से जब एबीपी गंगा ने इस सवाल को पूछा तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि उनके पास ये अधिकार है और इस पर कोई इशू नहीं क्रिएट किया जा सकता। यानी अभी भी मामला बंद नहीं हुआ है, यानी कोई भी पक्ष हार मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल पचौरी दिल्ली थे और दिल्ली से कानपुर पहुंच चुके हैं, और इसके बाद भी जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो अपना विरोध इसको दर्ज कराते रहेंगे। जी बिल्कुल, अब देखते हैं कि इस विरोध के बाद आला कमान के पास विरोध के जब सुर पहुंचेंगे तो उस पर क्या रिएक्शन रहता है। शुक्रिया रतीश, आप नजर बना करके रखिएगा। फिलहाल जानकारी जो आपने दर्शकों से साझा करी। मैनपुरी उपचुनाव में अखिलेश यादव वॉर फॉर्मूले के साथ मैदान में है, तो बीजेपी ने मैनपुरी के हर विधानसभा सीट में किलेबंदी करने का प्लान बनाया है। करहल के बाद अखिलेश यादव मैनपुरी लोकसभा की विधानसभा सदर और किशनी विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी की बात करें, रघुराज शाक्य, तो ये जसवंत नगर किशनी विधानसभा में प्रचार कर चुके हैं, वोट अपील कर चुके हैं। आज बारी है मैनपुरी लोकसभा की। विधानसभा आने वाली भोगाव और सदर, इन दोनों विधानसभाओं को वो कवर करेंगे, यहाँ पर वोट अपील करेंगे। तो देखिए, एक लोकसभा के भीतर आने वाली विधानसभावार तरीके से आगे बढ़ती दोनों पार्टियां दिखाई दे रही हैं, और आज जहां जहां प्रचार करना है वहां पर हलचल तेज रहने वाली है, क्योंकि दरवाजे पर होंगे दिग्गज और करेंगे वोट अपील। दोनों ही प्रत्याशियों के कार्यकर्ता इस वक्त पूरी तैयारी, पूरे दमखम के साथ इंतजार में हैं अपने अपने नेताओं के लिए। जहां अखिलेश यादव का बेसब्री से कार्यकर्ता कार्यालय पर इंतजार करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, इसके अलावा उसके जरिए कार्यकर्ताओं के साथ वो वोट अपील भी कर सकते हैं। तो उनकी पूरी तैयारी है कि कैसे 2 विधानसभा में आज लोगों को विश्वास दिलाया जाए कि जो उनका घर है वहीं पर आए हैं और अपने घर वालों से ही वोट अपील कर रहे हैं, ये बात समझाने की कोशिश करेंगे अखिलेश यादव। तो वहीं आज बीजेपी की तरफ से बात करें तो बीजेपी को नया कार्यालय मिलने वाला है जिसका उद्घाटन होगा, फिर जनता से संपर्क होगा। भोगाव और सदर मैनपुरी की जो सीट है विधानसभा की, ये भी लोकसभा के अंतर्गत आती है। इन दोनों ही जगहों पर बीजेपी के लिए आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि एक बड़ा सा दफ्तर है, कार्यालय है जो बन करके तैयार है और कार्यकर्ताओं को समर्पित किया जाएगा। एक संदेश दिया जाएगा कि ये कार्यकर्ताओं की सहूलियत के लिए बना जो दफ्तर है, इस दफ्तर से ही ऊर्जा प्राप्त करके जनता के बीच में जाएं और ये विश्वास दिलाएं कि बीजेपी सही विकल्प है। बड़ी खबर मिल रही है, सेतु निगम में निरस्त हुए तबादलों की जांच होगी। पहले तबादला करने और बाद में रद्द करने के मामले की जांच होगी। कई मामले सामने आने के बाद शासन ने यह गंभीर रुख अपनाया है।
प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी ने कहा ऐसे मामलों की जांच होगी। निगम में जेई सुशील कुमार वर्मा, पहले कौशांबी से अयोध्या के लिए उनका तबादला किया गया, बाद में इसे रद्द कर दिया गया। इसी तरह अभय कुमार का भी वाराणसी से मिर्जापुर के लिए तबादला हुआ, लेकिन 20 दिन बाद आदेश को वापस ले लिया गया। उत्तर प्रदेश परियोजना प्रबंधक शशि भूषण का ग्रेटर नोएडा से कानपुर तबादला भी निरस्त कर दिया गया। बड़ा सवाल यह है कि जब इतने बड़े पैमाने पर तबादले हुए, उन सबको इकट्ठे निरस्त भी किया जा रहा है, तो इसके पीछे की प्रोसेस या वजह क्या रही है? इस बीच क्या हुआ? प्रबंधक संजय कुमार का भी तबादला उरई से किया गया, 5 दिन के बाद ये आदेश वापस लिया गया। ऐसे आदेश के क्या मायने हैं? जो आदेश तो दिए जाते हैं, अगले दिन या कुछ दिनों के बाद उन्हें वापस ले लिया जाता है। ऐसे कई और मामले सामने आए और अब इन सब पर जांच बैठेगी, जांच कराई जाएगी। सहारनपुर में ट्रैक्टर और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई है और इस हादसे में ट्रक ड्राइवर के मौत की खबर मिल रही है। ट्रैक्टर चालक घायल बताया जा रहा है। ये कोतवाली के गंदेवड हथनी कुंड हाईवे पर हादसा हुआ है। जबरदस्त टक्कर के बाद लकड़ी से लदे ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। हादसे में ट्रैक्टर चालक को अस्पताल भर्ती कराया गया, जो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ट्रक ड्राइवर के मौत की खबर मिल रही है। जबरदस्त एक्सीडेंट। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक भी गंभीर रूप से घायल है। यह एक्सीडेंट हुआ हथनीकुंड हाईवे पर। लकड़ी से लदा हुआ यह ट्रैक्टर था। टक्कर के बाद उसके परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में ट्रैक्टर का चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़ी खबर हरिद्वार से है। दबंगों ने दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी। रानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के दादोपुर सलेमपुर गांव का मामला है, जहां दबंगों ने पहले दुकानदार को पीट कर अधमरा कर दिया, दुकान के सारे सामान को बाहर फेंक दिया। बताया जा रहा है मुर्शीद और शोएब सलेमपुर में चाय की दुकान चलाते हैं। किसी बात को लेकर उन दोनों का दबंगों से विवाद हो गया, जो कि गांव में ही रहता है। बड़ी संख्या में पहुंचे दबंगों ने दोनों भाइयों को दौड़ा कर पीटा, उनके दुकान को तहस नहस कर दिया। ये वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। वहीं घायल युवक को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। खबर गाजियाबाद से है। चोरों का आतंक जारी है। लोटस ग्रेस बैंक्वेट हॉल से लाखों का सामान चोरी करके कारोबारी की बेटी की रिंग सेरेमनी का मौका था, जब ये लाखों की चोरी करके फरार हो गए। हालांकि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे से फुटेज सामने आया है। सूटेड बूटेड चोर ने कोट में छुपाकर ये लाखों के गहने किस तरीके से यहां से वो रफू चक्कर हो गए, ये इस फुटेज से पता चला है। कारोबारी की शिकायत पर पुलिस अब जांच में जुट गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।